हेलो स्टूडेंट। मैं सुधीर कुमार पटेल एक बार फिर से मुनिंद्राज एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं 12th की फिजिक्स लेकर। तो हम इस सीक्वेंस में इस सीरीज में हम पढ़ चुके थे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब मैंने अच्छी पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि अच्छी क्या है, निरक्षी क्या है। अच्छी का मतलब है कि जिस अक्ष पे आपका द्विध्रुव उपस्थित हो, अगर उसी अक्ष पे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो आपका अच्छी होगा। लेकिन निरक्षी का मतलब ये है कि अगर एक्स अक्ष पे ले रहे हैं, एक्स अक्ष पे द्विध्रुव को ले रहे हैं, तो आप जो पॉइंट लेंगे वो वाई अक्ष पे लेंगे। कहां पे लेंगे? वाई अक्ष पे। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति में, सॉरी अच्छी हो गया था, निरक्षी की बात करेंगे। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तो सबसे पहले इसका डायग्राम तो हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति, ये एक द्विध्रुव हो गया और इस द्विध्रुव पर ये द्विध्रुव ए है बेटा, द्विध्रुव का पॉइंट, और ये कौन सा है? डी। एक पर आपका प्लस क्यू है और दूसरे पर आपका माइनस क्यू। कुछ नहीं, जो आपको अगर सीक्वेंस में क्लासेस देख रहे हैं तो आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए समझने में। अब क्या है कि यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ओ है बेटा। मध्य बिंदु क्या है? ओ है। अब क्या है कि निरक्षी है, इसका मतलब ये द्विध्रुव किस अक्ष पे रखा है? ये एक्स एक्सिस पे रखा है, तो हम वाई अक्ष पे लेंगे। तो वाई अक्ष पे एक बिंदु ले लेंगे पी, है ना। और इस बिंदु पी पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, इसको हम यहां से मिला देंगे और इसको भी हम यहां से मिला देंगे। अब देखो, ये इसका जो पॉइंट पी है बेटा निरक्षीय स्थिति में, वो मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर, है ना। आर दूरी पर एक बिंदु पी है। हम लिखेंगे थ्योरी, क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे माना, जो कुछ भी आप चित्र में बना रहे हैं वही लिखना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ना, जिसके सिरों पर, जिसके सिरों पर, सिरों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश, आवेश उपस्थित, उपस्थित है है ना बेटा। अब देखो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। तो हम लिख सकते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ओ से, ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, स्थिति में एक बिंदु, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु, एक बिंदु पी है ना।
और बिंदु P पर आपको ज्ञात करना है तीव्रता, और इस बिंदु P पर आपको ज्ञात करना है तीव्रता। ये है। अब देखो इसके लिए हम करेंगे क्या। इसके लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर आपको क्या है ना कि तीव्रता ज्ञात करने के लिए अगर इस पॉइंट पे हम बात करें तीव्रता की, P पर बात करें तीव्रता की, तो कितनी तीव्रताएं होंगी? दो बेटा, एक माइनस क्यू के कारण और एक प्लस क्यू के कारण, है ना। अब तीव्रता ज्ञात करने के लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एपी तथा किसके लिए बेटा? बीपी के लिए, बीपी के लिए त्रिभुज एपी की बात करें, एपी यही तो ना, एपीओ त्रिभुज ए पी ओ में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। अब देखो कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका क्या है? एपी, तो हम लिखेंगे एपी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है बेटा? लंब आपका क्या है? ओपी, ओपी स्क्वायर, और प्लस यहां पे आधार क्या है? एओ, है ना। ये तो हम लिख सकते हैं एपी बराबर अंडर रूट, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे ये भी हो सकता है बेटा कि अगर ये मध्य बिंदु है तो टोटल दूरी जो अल्प दूरी है उसको हम क्या लिखते हैं? 2l। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? l, और इधर भी क्या हो जाएगी? l। क्यों? क्योंकि ये जो O है वो द्विध्रुव का क्या है? मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे जो आधार है ओपी, ओपी ओपी तो आपकी आर स्क्वायर होगी, और जो एओ है वो हो जाएगी एल स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसी प्रकार से जब हम निकालेंगे बीपी तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे और दूरी समान आएगी। तो इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे बेटा? बीपी, या बीपी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लीजिए इतना हो गया। अब बस क्या करना है? प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालनी है, माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालनी है। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। देखो बेटा प्लस क्यू के कारण तीव्रता ई हमने लिखा, तीव्रताएं दो होंगी। अब देखो प्लस क्यू के कारण जब तीव्रता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि प्लस क्यू के कारण जब तीव्रता की बात कर रहे हैं तो प्लस क्यू आवेश कहां पर है? ए पर। कहां पर है? ए पर। तो हम यहां पर लिखेंगे ई ए, क्या लिखेंगे? ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब देखो प्लस है तो प्लस से कोई मतलब नहीं, क्यू अपान दूरी, दूरी बेटा जो प्लस के कारण है, दूरी प्लस एपी, और एपी बराबर क्या आया है? एपी बराबर आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एपी का होला स्क्वायर। ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, जहां एपी बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एपी का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
और इसको हम लगा देंगे रूट के अंतर्गत। तो रूट के अंतर्गत जब लिखेंगे तो ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई और क्यू अपान हो जाएगा R² प्लस L²। ये आ गया ई ए। अब क्या निकालेंगे? माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण तीव्रता। फिर से बेटा लिखेंगे तो ई ही, तीव्रता को ई से लिखते हैं तो ई लिख लेंगे। लेकिन ये ध्यान दो कि माइनस क्यू कहां पर है? बी पॉइंट पर। तो हम लिखेंगे इसको बी। तो हम लिख लेंगे बी बराबर 1/4 पाई और यहां पे हो जाएगा क्यू अपान बीपी। क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहां पे बी के बीपी है ना, तो हो जाएगा बीपी स्क्वायर, है ना। और बीपी बराबर भी वही आया है, तो हम लिख सकते हैं जहां जो एपी है, तो बीपी बराबर आया है √R² प्लस L²। तो हम लिख सकते हैं ईबी बराबर 1/4 पाई क्यू अपान, यहाँ पे हो जाएगा √R² प्लस L² का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से रूट आपका समाप्त हो जाएगा, तो ईबी बराबर हो जाता है 1/4 पाई क्यू अपान R² प्लस L²। ये हो गया ईबी और ये हो गया EB। अब यहां पर बेटा फिर से दो तीव्रताएं आ गई, ई ए और ईबी। जैसे अच्छी में दो तीव्रताएं, तो मैंने कहा ना कि तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने के लिए, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उनकी दिशा का पता होना बहुत आवश्यक है। तो जरा हम डायग्राम पर देखते हैं और इसी डायग्राम को सेम यहां पे हम थोड़ा सा बना लेते हैं, छोटा सा। ये P है, ये A है, ये P है, यहाँ पर प्लस Q है और यहाँ पर माइनस Q। समझिएगा। अब आप बताइए कि अगर हम यहां से लाइनें खींचे, मान लीजिए कुछ नहीं है, तो प्लस Q के कारण ऐसे बाहर की ओर जाएगी, यानी ये हो जाएगी प्लस Q के कारण तीव्रता, क्योंकि प्लस Q से ऐसे 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 मान लेते हैं ये नहीं है, तो ये हो गई प्लस Q के कारण आपकी हो जाएगी ए। कुछ समझ में आया, है ना। अब देखो अगर हम बात करें माइनस, तो माइनस की ओर जाएगी, अर्थात ये हो जाएगी माइनस की ओर। कुछ समझ में आया बेटा? ये अब देखो आपको साफ स्पष्ट हो रहा है कि ना तो इनकी दिशा समान है और ना इनकी दिशा विपरीत है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम तीव्रताओं के कर लेते हैं घटक। क्या कर लेते हैं बेटा? घटक। अब घटक करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो घटक करने के लिए यहां से तो आपका मिला है, ऐसे ऐसे। अब देखो यहां से ऐसे लगे, इस फिगर को हम जरा अलग बनाते हैं। ये पॉइंट है P और इस पॉइंट पे दो तीव्रताएं हैं, एक आपकी गई है ई ए ये और ई ए है, और एक तीव्रता आपकी ऐसे गई है ई बी, है ना। मैंने बना दिया। अब देखो ये यहां पे एक लाइन खींच देंगे और ये एक लाइन खींच देंगे। जरा इसको हम प्रारंभिक चित्र पे आते हैं। देखो अगर इस प्लस के कारण, जरा सा हम पेन को बदल लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट समझ में आए। इस प्लस के कारण आपकी तीव्रता जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी और माइनस के कारण आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी ई। सोचिएगा। अब देखिए बेटा यहां पर अगर ये और एक ऐसे हम खींच लें, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। क्लियर है बेटा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो समझ में आया? अब क्या करेंगे? देखो ये थीटा एंगल और ये भी क्या है?
थीटा। अब देखो, अगर यहां पर हम इसको घटकों में वियोजित करें बेटा, तो सिंपल सा मेथड है कि जिस अक्ष के साथ, देखो अगर हम इसको नीचे वाले की थोड़ी सी देर बात ना करें, इसकी हम बात नहीं करेंगे नीचे वाले की, हम सिर्फ इसकी इसकी और इसकी बात करेंगे। अब ये तो आपका ई ए है। अब देखो, एक ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ये बताइए कि जो ई ए है वो उसका जो थीटा है वो किस अक्ष के साथ लगा है? एक्स अक्ष के साथ लगा है। तो जो एक्स अक्ष है वो कॉस में टूटेगा, सेम रहेगी ई ए कॉस थीटा, ये टूट गया। तो जो अपोजिट वाला है यानी y, ये टूटेगा ई ए साइन थीटा। लीजिए, मतलब ई ए के दो घटक हो गए। ठीक है, अब देखो ये है ईबी, ईबी इसके साथ क्योंकि एक्स अक्ष के साथ थीटा लगा है ना, तो कॉस में, जिसके साथ थीटा लगा हो, अर्थात जिस अक्ष के साथ थीटा लगा हो वो कॉस में टूटेगा, और ये आपका टूट गया किस में? साइन में। तो हो जाएगा ई बी साइन थीटा। अब देखो, अब यहां पे ये भी तो देखना है बेटा कि ई ए बराबर है ई बी के। देखो 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर ई ए बराबर है ई बी के, तो यहां पे दोनों की दिशाएं क्या है? विपरीत है। और दोनों की दिशाएं जब विपरीत हैं और ये साइन थीटा बराबर है, तो हम घटाएंगे या जोड़ेंगे? तो जब अच्छी पढ़ा रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि अगर दिशाएं विपरीत हों तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा, ई ए और ई बी बराबर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या कट जाएंगे, अर्थात जीरो हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ई ए ई ए बराबर है ई बी के, इसलिए ई ए साइन थीटा, या इसको ऐसे ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्योंकि भाई निरस्त करेंगे तो क्यों करेंगे? बराबर होने के साथ साथ दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो क्योंकि दिशाएं क्या हैं? दिशाएं विपरीत, और विपरीत दिशाएं हों, विपरीत दिशाएं विपरीत हैं, और जब विपरीत दिशाएं होती हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो घट जाएगा, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो देखो यहां पे देख लीजिए, लेकिन जो ई ए कॉस थीटा है और जो ई बी कॉस थीटा, इन दोनों की दिशाएं क्या है? सेम है, यानी एक ही दिशा में है। तो हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, है ना? अब देखो, जहां ई ए वैल्यू और ई बी दोनों बराबर हैं तो हम रख देंगे ई बराबर, ई ए की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन, देख लीजिए एक बार क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही सेम था। तो हम इसको सेम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² प्लस L², और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए, अगर दोनों सेम है तो जोड़ के बेटा क्या हो जाएगा 2, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा जुड़ के 2Q cos थीटा अपान में हो जाएगा R² प्लस L²। अब यहाँ पे बेटा cos थीटा की वैल्यू निकालना है, जरा देखिए। ये cos थीटा इस वाले त्रिभुज की बात करें, है ना। तो इसके लिए cos थीटा की वैल्यू जरा निकालिए। cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे में कर्ण, है ना। तो आधार आपका यही तो है, तो आधार कितना हो जाएगा L, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा L, और कर्ण आपका क्या है √r² प्लस L², है ना। तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा का जो मान है, cos थीटा का जो मान है वो हमने निकाल के आपको बताया, यह है L/√r² प्लस L²। तो जहां पे cos थीटा है वहां पे ये वैल्यू रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे 2Q और अपान में होगा R² प्लस L², और यहाँ पे होगा cos थीटा की जगह लिख देंगे L/r² प्लस L²। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, क्या है कि रूट का जो मतलब है, रूट का मतलब है पावर 1/2, जैसे लिखा हो √x, तो इसका मतलब है x की पावर 1/2। तो समझ में आया। इसका मतलब ये है कि अगर आपका यहाँ पे रूट लगा है, इसका मतलब है r प्लस एल, R² प्लस L² का होल 1/2। तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान में R² प्लस L² तो रहेगा ही रहेगा, R² प्लस L², इसकी पावर 1 है बेटा, जहां कोई पावर नहीं होती है, और ये जो रूट में है इसकी पावर है 1/2। अब 1 प्लस 1/2, क्योंकि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 1 प्लस 1/2, यहाँ पे जरा सा ऐसे देख लेते हैं, दिख नहीं रहा है आपको। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान R² प्लस L², और यहाँ पे हो जाएगा R² प्लस L² का 1/2, है ना। अब क्या है कि जब बेटा ऐसा है तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर तो 1+1/2, एलसीएम लो आएगा 1, 2 1 कम 2 प्लस 1/2 बराबर 3/2। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो आएगा, जहां P बराबर होगा 2QL, तो जहां पे 2QL है वहां पे क्या रख देंगे P, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान यहाँ पे R² प्लस L² की पावर 3/2, है ना। यहाँ पे 1 है, 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब करेंगे क्या बेटा कि यहाँ पे लिखेंगे कि R बड़ी है किससे, L से, तो R² और भी बड़ी होगी किससे, L² से, तो L² को क्या मान लेंगे, L² को नगण्य मानने पर, क्या मानने पर, नगण्य मानने पर,
तो जैसे इसको नगण्य मानेंगे तो ई बराबर जो फाइनली होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपान में यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बचेगा और इसकी होल पावर बचेगी 3/2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनली फार्मूला है वो यहीं पे मैं लिख रहा हूं, इसको कोष्टक में देखिए। तो फाइनली फार्मूला है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या है बेटा, पी और अपान में आर क्यू। ये आपका फाइनली फार्मूला आ गया। एक बार फिर से देख लेंगे क्या है। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब है कि जहां पे जिस अक्ष पे आपका द्विध्रुव होगा उस अक्ष को छोड़कर किसी दूसरे दूसरे अक्ष पर हम क्या लेंगे, वो पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या मान लिए कि आपका जो द्विध्रुव है वो एक्स अक्ष पे रखा है। जो द्विध्रुव है वो कहाँ पे रखा है बेटा, वो एक्स अक्ष पे रखा है, एक्स अक्ष पे रखा है। और जो आप पॉइंट ले रहे हैं वो आप कहाँ पे ले रहे हैं, वाई अक्ष पे। इसका मतलब ये है कि ये कौन सी स्थिति हो गई, ये आपकी निरक्षीय स्थिति हो गई। मतलब ये कि जिस अक्ष पे आपका द्विध्रुव है उसको छोड़कर वाई अक्ष पे आप अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो निरक्षीय स्थिति होगी। अब देखिए कि निरक्षीय स्थिति पे एक बिंदु हमने क्या मान लिया, पी, और जिसकी मध्य बिंदु से दूरी क्या है, आर है। अब क्या है, मैंने बताया था कि अगर कोई एक बिंदु है तो वो एक तीव्रता उत्पन्न करेगा ई। लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव पर कितने चार्ज होते हैं, दो, एक प्लस का क्यू और एक माइनस। तो इसके कारण जो तीव्रताएं होंगी वो दो प्रकार की होंगी, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। ये हो गई प्लस के कारण और ये हो गई माइनस के कारण, है ना। अब आपको परिणामी तीव्रता निकालने के लिए जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है बेटा। सदिश राशियों का योग और घटाना या परिणामी तभी हम संभव निकाल सकते हैं जब आपको पता हो क्या, उनकी दिशाएं। क्या पता हूं, दिशाएं। दिशाएं समान होने पर हम घटाते हैं और दिशाएं विपरीत, सॉरी, दिशाएं समान होने पर जोड़ते हैं और दिशाएं विपरीत होने पर घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जरा, अगर बात करें यहाँ पर तो जो एक ही माइनस है तो आपको इसके पहले मैंने बताया कि जो माइनस होता है चार्ज उसकी ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, है ना। और जो प्लस चार्ज है उससे जो है कहा जाती बेटा, बाहर की ओर, ऐसे। तो अगर हम मान लें कि इस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज के कारण जो तीव्रता है वो बाहर की ओर जाएगी, है ना। और जो माइनस के कारण है वो माइनस की ओर आ जाएगी। इसका मतलब ना तो इनकी दिशाएं समान है और ना तो इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो ये डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम के तहत हम क्या करेंगे, इनकी तीव्रताओं को, एक जो ई ए है और जो दूसरी ई बी है, इनको दो घटकों में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ने में क्या है कि जिस अक्ष के साथ, अगर एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है, तो किस अक्ष के साथ थीटा लगा है बेटा, एक्स अक्ष के साथ। तो जो ई ए का जो कॉस घटक होगा, ई ए का जो कॉस घटक होगा वो किसके साथ चला जाएगा, एक्स के साथ। और जो ई ए का साइन घटक होगा वो किसके साथ चला जाएगा, वाई के साथ। अर्थात इसको ऐसे याद रखो कि जिसके साथ, जिस अक्ष के साथ थीटा लगा हो वो कॉस के साथ जाएगा और जिस अक्ष के साथ थीटा ना लगा हो वो साइन के साथ जाएगा। उसके बाद ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, और दिशाएं विपरीत होने पर घटाते हैं। ये ई ए बराबर है ई बी के, इसलिए ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दिशा क्या है, समान है, और समान दिशा होने पर हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अब एक समस्या है कि जोड़ने के पश्चात जो आपका फार्मूला आया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 क्यू कॉस थीटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस थीटा की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये अगर थीटा है तो हम ये एक त्रिभुज ले लेंगे बेटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका ये एल है, कर्ण आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ने वो रख दिया। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो रूट का मतलब है, रूट का मतलब है जैसे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो जैसे एक्स,
तो इसका मतलब है रूट एक्स है, तो इसका मतलब है एक्स पावर 1/2, है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, 1/2 के अंतर्गत लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 1/2 के अंतर्गत जब हमने लिखा, अब यहाँ पे आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1/2 है, दोनों को जोड़कर हम 3/2 लिख दिए, है ना। उसके बाद सॉल्व करके आपका फाइनली जो फार्मूला आया वो आ गया, कौन सा बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P/R क्यूब। तो इस प्रकार से आपका निरक्षीय डेरिवेशन प्रूफ हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी प्रकार इस चैनल को प्यार देते रहें। धन्यवाद।